ही का तमाम ये कम्बोधिवाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। आज दिन की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर अदानी समूह, लेकिन उतनी ही जरूरी खबरें हैं महंगाई से, उतनी ही जरूरी खबरें हैं नौकरी से, और उतनी ही जरूरी खबर आ रही है रूस और यूक्रेन के युद्ध मैदान से। एक बार फिर बाजारों में सनसनी है, एक बार फिर बाजार दम साध कर देख रहा है हर छोटे बड़े अपडेट को। क्या कुछ पक रहा है वहां, क्या कुछ हो रहा है नौकरियों के बाजार में, कहां कितना किसे तपा रही है महंगाई, ये सब कुछ जानेंगे आज मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। अंशुमान जी के साथ खबरों का विश्लेषण शुरू करूं उससे पहले आपको बताता हूं आज शुरुआत कहां से होगी, कौन कौन सी खबरें आज इस शो का हिस्सा होंगी। शुरुआत हम करेंगे नौकरी की खबर से। विप्रो ने दिया नए कर्मचारियों को तगड़ा झटका। क्या कहा, क्यों कहा, यह समझेंगे। बड़े बदलाव की तैयारी में रेलवे से दो बड़ी खबरें हैं, दोनों का विश्लेषण करेंगे। छोटी पैकिंग का बड़ा बाजार, कहां से आ रही नई महंगाई, ये जानेंगे। अदानी समूह में बड़े पुनर्गठन की तैयारी कहां कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, इस पर चर्चा करेंगे। और दुनिया भर के बाजारों में क्यों फैली है सनसनी, इसके बारे में जानेंगे समझेंगे आज अंशुमान जी से। लेकिन शुरुआत आज नौकरी की खबर के साथ। नौकरियों के बाजार में अजीब सी उथल पुथल मची है। आईटी कंपनियों और टेक स्टार्टअप से छटनी की खबरें रुकने का नाम नहीं ले रही। आज एक चौंकाने वाला फैसला दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो ने किया। विप्रो ने उन फ्रेशर्स का वेतन आधा कर दिया जिन्होंने मार्च में ही कंपनी को ज्वाइन किया था। पहले फ्रेशर्स से कहा गया कि आपको 6.5 लाख रुपए का सालाना पैकेज दिया जाएगा, लेकिन बाद में मेल भेजकर यह कह दिया गया आप 3.5 लाख रुपए में काम करने को तैयार हैं तो तुरंत ज्वाइनिंग कर लीजिए, वरना इंतजार कीजिए। एक आंकड़ा ईपीएफओ की तरफ से आया जो संगठित क्षेत्र में रोजगार की तस्वीर बताता है। यहां भी आंकड़े अच्छे नहीं हैं। दिसंबर के दौरान लगातार तीसरा ऐसा महीना था जब पहली बार नौकरी ज्वाइन करने वालों का जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो एनरोलमेंट होता है, जो यूएएन नंबर बनता है, उसका आंकड़ा 10 लाख से नीचे रहा। दिसंबर में करीब 8 लाख नए रोजगार निकले। इससे पहले नवंबर में यह आंकड़ा 9,30,000 का था। नवंबर के मुकाबले दिसंबर में यह आंकड़ा गिरा है। नौकरी की छटनी का हाल आपको भी पता है। अगर आईटी और स्टार्टअप के तरफ से देखें, उस खिड़की से झांके, तो हाल केवल भारत का खराब नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का खराब है। यह आंकड़ा आज पता चला कि दुनिया भर की टेक कंपनियों ने करीब 84,000 लोगों को नौकरी से निकाला है। और इसमें छोटी मोटी कंपनियां नहीं, देश की दिग्गज कंपनियां, चाहे गूगल हो, चाहे एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, तमाम बड़ी कंपनियों की तरफ से ये खबरें आ रही हैं। सर, पहला सवाल मेरा विप्रो की तरफ से है, देश की दिग्गज कंपनी, बड़ी कंपनी, ये फैसला क्या बताता है? आईटी सेक्टर अपनी नौकरियों की छटनी के बाद अब अगले चरण में पहुंच गया है। काम केवल नौकरियों की छटनी से नहीं चल रहा है, कर्मचारी भी चाहिए और काम भी चलाना है जो मौजूदा ऑर्डर है। तो विप्रो ने एक नए तरीके की व्यवस्था शुरू की जो चौंकाने वाली भी है और जो जॉब मार्केट है, रोजगार बाजार है, उसे थोड़ा सा हिलाने और डराने वाली भी है। कंपनी ने जो नए कर्मचारी रखना शुरू किए हैं उनसे कहा है कि वो 50% वेतन पर काम करने को तैयार हो या नई नौकरी का इंतजार करें। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में अगर एक बार रुख शुरू हुआ तो बाकी कंपनियां भी इसी तरफ आगे बढ़ती दिखाई देंगी। आपको यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि भारतीय बाजार में फॉर्मल जॉब्स में, औपचारिक जॉब्स में जो बेंचमार्क है सबसे अच्छी नौकरियों का, वो आईटी कंपनियों से ही शुरू होता है। और यह भारत में पिछले 10 साल में जितने भी अच्छे जॉब्स निकल कर आए हैं वो या तो आईटी सेक्टर से आए हैं या बीएफएसआई सेक्टर से निकल कर आए हैं, बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज से। अब अगर सूचना तकनीक कंपनियां, खासतौर से स्टार्टअप नहीं, जो मेन स्ट्रीम की सूचना तकनीक कंपनियां हैं जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ऐसी कंपनियां अगर इस तरीके के तरीकों से आगे बढ़ेंगी तो इसका असर हमें बाकी व्यापक जॉब मार्केट पर दिखाई देगा। और यहाँ से हमें 2 महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं भविष्य के रोजगारों के लिए। पहली चीज़ तो ये कि कंपनियां इसके सहारे बाजार में जो बेंचमार्क कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसे कम करना चाहती हैं, यानी उसे नीचे लाना चाहती हैं। 6 लाख रुपए से घटाकर 3.5 लाख रुपए देने की बात थी।
अब कोशिश ये उम्मीद की जाती है कि इंक्रीमेंट्स आएंगे या बढ़ोतरी होगी, उसे वो नीचे लाना चाहती हैं। इसका नतीजा ये होगा कि भारत में जो औसतन एक फ्रेशर को आईटी सेक्टर में मिलने वाली नौकरी है उसके वेतन का स्तर नीचे हो जाएगा, जैसा संकेत विप्रो की रणनीति देती है। और चूंकि बाजार में कॉम्पिटिटर्स को जॉब मार्केट में फॉलो किया जाता है तो बाकी कंपनियां भी ऐसा ही करने की कोशिश करेंगी। और दूसरी चीज़ ये कि इसके जरिए कंपनियां अपना वेतन बिल कम करने की एक नया तरीका शुरू कर रही हैं, जिसका असर हमें आने वाले समय में और भी कंपनियों की नौकरियों के तौर तरीकों पर दिखाई देगा। और ये आईटी सेक्टर की दृष्टि से जहां सबसे ज़्यादा संभावनाएं और उम्मीदें हैं वहां की दृष्टि से परेशान करने वाली खबर है, खासतौर पर उस स्थिति में जबकि पिछले एक साल में हमने भारत में आमतौर पर अलग अलग आंकलन देखें शुभम, तो 25 से 30 हज़ार तो घोषित रूप से नौकरियों में छटनी हमने स्टार्टअप में और बाकी जगह देखी है। और अब तो दुनिया की बड़ी कंपनियां भी भारत में छटनी कर रही हैं, जिससे गूगल ने अभी हाल में अपनी छटनी की कर्मचारियों को निकालने की घोषणा की थी। सर, दूसरा आंकड़ा जो ईपीएफओ का आंकड़ा है, कर्मचारियों के एनरोलमेंट में जो गिरावट आई है वो क्या संकेत दे रहा है? भारत में औपचारिक नौकरियां बहुत कम हैं और औपचारिक नौकरियों के आंकड़े भी बहुत ज़्यादा मिलते नहीं हैं, सीमित हैं। ये माना जाता है कि एम्प्लॉयज़ जो प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, ईपीएफओ है, उसमें जितने कर्मचारी इनरोल होते हैं या जितने कर्मचारियों की संख्या बढ़ती है, ये इस बात का संकेत है कि नौकरियां बढ़ रही हैं, फॉर्मल जॉब्स बढ़ रहे हैं। फॉर्मल जॉब्स का मतलब ये कि हम भारत में बहुत पुरानी परिभाषा फॉर्मल जॉब्स की इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मल जॉब्स का मतलब ये है कि जहाँ पर कर्मचारी अपने भविष्य के लिए सुरक्षित भविष्य निधि में कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसे हम फॉर्मल जॉब मानते हैं या माना जाता है। जो ताज़े आंकड़े आए, आमतौर पर भारत में ऐसे कर्मचारियों की संख्या मासिक आधार पर 10 लाख के आसपास रहती थी, 1 मिलियन के आसपास। लगातार तीसरा महीना है जब ये संख्या 10 लाख से नीचे है और ये उस स्थिति में है जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से लेकर अभी तक थोड़ी सी बेहतरी दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि इकॉनमी में डिमांड है, कामकाज बेहतर हो रहा है, पर वो परिस्थिति यहाँ दिखाई नहीं देती। ये नंबर ऐसे निकलता है, इस संख्या को कर्मचारी छोड़ने वाले कर्मचारियों और जो जोड़े गए कर्मचारी हैं, नए जोड़े गए कर्मचारी हैं, उनके अंतर के आधार पर निकालता है। इससे संकेत ये है कि एक, नई नौकरियां नहीं आ रही हैं कंपनियों में, इसलिए नए कर्मचारी इनरोल नहीं हो रहे हैं, पंजीकृत नहीं हो रहे हैं प्रोविडेंट फंड में। और दूसरा, जो है पंजीकृत वो भी बाहर निकल रहे हैं, यानी वो नौकरियां समाप्त हो रही हैं या वो बाहर जा रहे हैं। ईपीएफओ के रोल का, ईपीएफओ के एनरोलमेंट का आंकड़ा पिछले 1-1.5 साल में बार बार सरकार की तरफ से फॉर्मल जॉब्स क्रिएशन के संदर्भ में सामने रखा जाता है कि और कई सारे विश्लेषण इसके आधार पर आते हैं। पर ये पिछले 3 महीने का जो आंकड़ा है वो चिंता जताता है फॉर्मल नौकरियों के मामले में, औपचारिक नौकरियों के मामले में, जो कि भारत में वैसे भी बहुत कम है। तो दोनों तरफ से, फॉर्मल जॉब्स में, प्राइवेट सेक्टर में बड़े जॉब मार्केट से भी जो खबर आ रही है आईटी सेक्टर से, वो अच्छी नहीं है। और अब ईपीएफओ का आंकड़ा भी इस बात को की तरफ इशारा करता है। ध्यान रखना ज़रूरी है यहाँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले साल 3 साल की सबसे निचली विकास दर में जाने वाली है और उस दहलीज पर खड़ी अर्थव्यवस्था में अगर फॉर्मल जॉब का नौकरियाँ सिकुड़ रही हैं या आईटी सेक्टर में नौकरियों में कमी हो रही है, वेतन में कमी हो रही है, तो ये जॉब मार्केट के लिए चिंताजनक बात है। अगली खबर रेलवे से जुड़ी। रेलवे से जुड़ी आज 2 खबरें आई। पहली थी माल भाड़ा नीति में बदलाव से जुड़ी खबर और दूसरी, रेलवे अपनी जमीन को बेचने के लिए नए सिरे से प्रयास करने की कोशिश करेगा। पहले माल भाड़ा नीति पर बात करते हैं। तो नई माल भाड़ा नीति में एफएमसीजी और कंप्यूटर जैसी गैर परंपरागत वस्तुओं की ट्रांसपोर्ट को रेलवे के जरिए बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। क्या कदम उठ सकते हैं, ये डिस्कस करेंगे। दूसरी खबर यह है कि देश के अलग अलग शहरों में रेलवे की जो भूमि पड़ी है, सरप्लस भूमि, उसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रीट्स के जरिए मोनेटाइज किया जा सकता है। क्या मतलब है इन खबरों का, पहले ये समझते हैं। सर, पहली खबर, जो फ्रेट नीति को बदलने की कोशिश की जा रही है, ये क्यों की जा रही है? रेलवे आमतौर पर भारी और जो बल्कि सामान उसको कैरी करने वाला फ्रेट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। आमतौर पर रेलवे फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और ज़रूरत पड़ने पर अनाज और कोयला और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इनको कैरी करता है। बट अब रेलवे एक नई नीति लेकर आ रही है जिसके संकेत मिल रहे हैं, जिसके जरिए वो एफएमसीजी कंपनियों को और आईटी कंपनियों के लिए स्पेशल किस्म के कंटेनर लेकर आएगी, जिससे कि वो रेलवे के नेटवर्क का इस्तेमाल कर सके और उसके जरिए वो सामान भेज सके। रेलवे ने इससे पहले भी कोशिशें की थी यहाँ पिछले दशकों में, जहाँ उसने अपने पारंपरिक फ्रेट को डाइवर्सिफाई करके कंपनियों को वैगन देने की योजना बनाई थी, उनके लिए स्पेशल साइडिंग्स बनाई थी। लेकिन आमतौर पर जितना भी हाई एंड
गुड्स का मार्केट है, सामानों का मार्केट है, चाहे वो खाने पीने के सामान हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तकनीक हो, ये रेलवे से दूर ही रहते हैं। रेलवे से इनको कैरी नहीं किया जाता, या पार्सल वाला नेटवर्क है उसके जरिए थोड़ा बहुत कैरी होता है। रेलवे की तरफ से कोशिश ये है कि वो इन उत्पादों के बाजार में पहुंचे ताकि उसे थोड़ा प्रीमियम टैरिफ या थोड़ा सा प्रीमियम भाड़ा उपलब्ध हो सके या वसूला जा सके। कैसे करेगी रेलवे? क्योंकि रेलवे के नेटवर्क में इस बात की तैयारियां नहीं है कि इतने सफिस्टिकेटेड, इतने फ्रेजाइल सामानों को कैरी किया जाए, पर रेलवे अपनी कंटेनर पॉलिसी में इसका बदलाव कर रही है। संकेत ये है कि शायद रेलवे इसमें कंटेनर किराए पर देगी, पूरे डिब्बे किराए पर देगी, जो वैगन किराए पर देगी, और जिनके जरिए कंपनी अपने सामान को बेच सकेंगी। इधर पिछले 4-5 सालों में रेलवे ने अपने नेटवर्क को बदला है, कुछ स्पेशल फ्रेट कॉरिडोर्स की तैयारी चल रही है। ये उसकी भी तैयारी हो सकती है कि नए फ्रेट कॉरिडोर्स बनने के बाद रेलवे को अपनी फ्रेट पॉलिसी में अपने फ्रेट मार्केट को भी डाइवर्सिफाई करना है, उसको विविधीकृत करना होगा ताकि नए लोग रेलवे का इस्तेमाल कर सकें। सर, अगली खबर, रीट्स के जरिए जमीन बेची जाएगी, ये कैसे होगा? रेलवे ने ये भी कोशिश शुरू की है कि वो रीट्स के जरिए अपनी रीट्स, मतलब जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं, रीट्स के बारे में बाजार में कई सारे रीट्स पंजीकृत हैं। ये रीट्स इस तरह से काम करते हैं कि लैंड के बड़े पार्सल है, छोटे छोटे टुकड़ों को लेते हैं और उन्हें यूनिट्स में बदल देते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स है, और लोगों को बेच देते हैं। रेलवे की सबसे बड़ी समस्या है, रेलवे के पास ज़बरदस्त घाटा है कंपनी का। रेलवे अगर कंपनी माने तो उसका ऑपरेटिंग रेशियो 98-99% रहता है, यानी 1 रुपया कमाने के लिए रेलवे 99 पैसे खर्च करती है, 98 पैसे खर्च करती है। ऐसी स्थिति में रेलवे के पास संसाधन जुटाने के 2 ही रास्ते हैं कि रेलवे अपने कामकाज को सीमित करे, छोटा करे, प्राइवेटाइज करे। कोशिशें सफल नहीं हुई प्राइवेटाइजेशन की। कंपनियों को रेलवे के अंडर में काम करने वाली जो कंपनियां हैं उन्हें बेचने की, विनिवेश की कोशिशें सफल नहीं हुई। और दूसरा ये कि रेलवे भारत में बहुत बड़े लैंड पार्सल की मालिक है। डिफेंस के बाद अगर माना जाए तो रेलवे के पास बहुत बड़ी लैंड है भारत में। उस लैंड उस ज़मीन को बेचने की कोशिशें पिछले कई बार बजटों में हुई, पर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि बहुत सारी ज़मीन कानूनी विवादों में फंसी है, बहुत सारी ज़मीन के हिस्सों पर कब्जे हैं। अब रेलवे की कोशिश है कि वो रीट्स के माध्यम से, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के माध्यम से अपनी ज़मीनों को बाजार में बेचेगी और उसके जरिए निवेश एकत्रित करेगी, जिससे वापस रेलवे के आधुनिकीकरण में, मॉडर्नाइजेशन में निवेश किया जाएगा। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में रेलवे का भी एक रीट्स बाजार में होगा, रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होगा। कौन सी ज़मीनें होंगी, रेलवे की ज़मीनों पर कितना रिटर्न होगा। रीट्स को लेकर बाजार में इधर थोड़ा उथल पुथल भी है। इस बजट के बाद जो टैक्स के नियम बदले हैं उसे लेकर रीट्स मार्केट में थोड़ी उथल पुथल भी है, पर रेलवे की तरफ से 2 महत्वपूर्ण सुधारों के संकेत हमें बजट के बाद मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, महंगाई से जुड़ी कुछ खबरें देखते हैं महंगाई मीटर में। महंगाई से जुड़ी भी आज 2-3 खबरें सामने आई। एक खबर यह आई कि एफएमसीजी कंपनियों ने इस साल छोटी पैकिंग में सामान बेचने की रणनीति अपनाई। यानी कि कंपनियों को लगा कि महंगाई बढ़ रही है, बड़े पैक लोग नहीं खरीदें, तो चलो छोटे छोटे पैक में लेकर आएं। शैम्पू की बोतल नहीं बिक रही तो सैशे लाया गया। ये एक रणनीति थी छोटी पैकिंग लाने की। पहले छोटी पैकिंग का ज़्यादातर सामान गाँव में बिकता था, लेकिन अब नए आंकड़े बता रहे हैं, नई जानकारी बता रही है कि अब शहरों में भी इसकी मांग बढ़ी है और एफएमसीजी कंपनियों की कुल बिक्री में छोटी पैकिंग का सामान कुछ 20% से 50% तक बिक रहा है। यानी कि कोई चीज़ अगर 100 बिक रही है तो उसमें 50 का हिस्सा जो है वो छोटी पैकिंग का हो रहा है। ये एक बड़ा शिफ्ट है क्योंकि जो काम पहले गाँव में हो रहा था वो शहरों में होने लगा। पहले यही खबर समझते हैं अंशुमान जी, सर ऐसा क्यों हुआ? ये बाजार का में बहुत बड़ा बदलाव है। भारत के उपभोक्ता बाजार की दृष्टि से अगर आप देखें तो भारत के शहरी उपभोक्ता बाजार उपभोक्ता कंपनियों के लिए दूसरे तरीके का बाजार थे और ग्रामीण उपभोक्ता बाजार दूसरे तरीके का बाजार थे। आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले भारत को सैशे रिवॉल्यूशन का, छोटे पाउच में सामान बेचने के रिवॉल्यूशन का गढ़ माना जाता था। दक्षिण भारत की कुछ कंपनियों ने जो कि शैम्पू बेचती थी वहाँ से छोटे पैकेज में सैशे आने शुरू हुए थे और इसने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को, उपभोक्ता उत्पादों को गाँव तक पहुँचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। और उसके बाद आपको शैम्पू और यहाँ तक कि खाने के छोटे छोटे सामान भी उन सैशे में पैक होकर दिखने लगे। इससे दूसरी तरफ पिछले 10 सालों में भारत का जो अर्बन मार्केट था वो बल्क सामानों के लिए बदलने लगा। और अगर आप किसी शहरी इलाके में रहते हैं तो आपको याद होगा कि पिछले 4-5 साल पहले तक जिस भी शॉपिंग स्टोर में, ग्रॉसरी शॉप में आप जाते थे, मॉडर्न शॉप में, वहाँ वैल्यू पैक, फैमिली पैक जैसे ट्रेंड आ गए थे जो कि पश्चिम के बाज़ारों जैसे हैं। 10 लीटर, 5 लीटर या 10 किलो और 5 किलो के पैकेज आने लगे थे। तो
बाजार में एफएमसीजी कंपनियां शहरी बाजारों के लिए वैल्यू पैक, फैमिली पैक या बड़े आकार के पैक क्रिएट करती थी, जहां लोग थोक में सामान खरीदते थे, और जबकि ग्रामीण बाजारों के लिए आमतौर पर छोटे पैक 200 ml तक के पैक या पाउच या छोटे पैक में बेचा जाता था। अब 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के जो पैक रूरल एरिया की जान थे वो अर्बन एरिया में आ गए हैं, और शहरी इलाकों में भी अब ये छोटे पैक बिक्री में 25 से 50% हिस्सा रखने लगे हैं। अब इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि भारतीय बाजार में जो महंगाई का पिछला 1 साल दिखाई दिया है, उसके बाद शहरी इलाकों में भी लोगों की परचेजिंग पावर या तो सीमित हो गई है और वो बड़े पैक या ज़्यादा सामान घर में खरीद कर नहीं रखना चाहते, या दूसरी और भी वजह यह है कि वो तत्काल बड़ी खरीद नहीं करना चाहते और खरीद को पोस्टपोन रखना चाहते हैं। मैन्युफैक्चर कंपनियों को स्मॉल पैक्स की कैपेसिटीज़ बढ़ाकर उस सामान को अब शहरी इलाकों में डाइवर्ट करना पड़ रहा है, जहां छोटे पैक्स की डिमांड बढ़ रही है। खासतौर से जैसे पार्ले है, जिसके पूरे टर्नओवर में 50% हिस्सा छोटे पैक का है। नेस्ले की अफोर्डेबल पैकिंग्स जो रूरल एरिया में बिकती थी, सस्ती पैकिंग्स, उनकी शहरी इलाकों में मांग ज़्यादा बढ़ी है। कोका कोला ने भी इस तरह की कोशिश की है कि वो अपने छोटे पैकेजेस को शहर में लेकर आए। महंगाई कैसे हमारे खपत के तौर तरीके बदल देती है, हमारे खरीद के खपत की पूरे बाजार को बदल देती है, कंपनियां ये परिस्थिति देख रही हैं, और हम लगातार देख रहे हैं पिछले 6 महीने से भारत की खाद्य महंगाई 6 से 7% के बीच बनी हुई है। अगर ये रुख आने वाले समय में बना रहा, क्योंकि जो फूड प्रोडक्ट्स की इन्फ्लेशन है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में करीब 40-45% का हिस्सा रखती है, अगर ये रुख आने वाले समय में बना रहा तो भारत के ग्रॉसरी स्टोर्स में और कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनियों को अपनी रणनीति में और भी बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। पर अफोर्डेबिलिटी, लोगों का ज़्यादा सामान खरीदने की क्षमता घटना चिंता का विषय है, क्योंकि भारतीय जीडीपी अंततः तो लोगों की खपत से ही चलता है। बिल्कुल। इसके अलावा एक इंडिया रेटिंग्स की रिसर्च सामने आई, जिसमें ये पता चला कि देश की में महंगाई की मार उस तबके पर ज़्यादा पड़ी है जो देश की आबादी का आधा हिस्सा है और कमाई के लिहाज से सबसे निचले पायदान पर, यानी कि सबसे गरीब लोग जो हैं देश के, उनको महंगाई ने सबसे ज़्यादा तंग किया। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि आबादी के निचले आधे तबके को अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान 40 बेसिस पॉइंट ज़्यादा महंगाई झेलनी पड़ी है, और इस दौरान आबादी के निचले आधे तबके के लिए औसत महंगाई 7% से ऊपर 7.2% रही। इसके इतर अगर आप देखें तो सरकार, रिजर्व बैंक ये सब दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी महंगाई को सहनीय स्तर के नीचे रखा जाएगा। आप आंकड़ों में कुछ भी कहिए, कुछ भी बताइए, कुछ भी मानिए, लेकिन जो लगने वाली महंगाई है वो आम आदमी को भी ज़्यादा लगती है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा उन लोगों को प्रभावित कर रही है जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं। सर, सबसे ज़्यादा उन महंगाई के अंदर भी बहुत सारी महंगाइयाँ होती हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा महंगाई कौन सी प्रभावित करती है? हम लोग अक्सर चर्चा में इकोनॉमिक और मनी सेंट्रल में ये बराबर बताते रहे आपको कि महंगाई जिसको जैसे महसूस होती है, या उसका अपना दुख होता है, या उसका अपना असर होता है। और चूंकि महंगाई के भीतर कई सारी महंगाई होती है, और हमको भारत की जिस जटिल महंगाई के भीतर से ये हमेशा समझ में आता है कि शहर के लोग जितनी महंगाई महसूस करते हैं, गाँव के लोग उतनी महंगाई शायद नहीं महसूस करते। पर पिछले 6 महीने में हमने बदलाव और देखा, ग्रामीण इलाकों में महंगाई की दर शहरी इलाकों से ज़्यादा रही। अब इसके बाद हम देखें खर्च और खपत के आधार पर महंगाई के नए आंकड़े हमारे सामने इंडिया रेटिंग्स लेकर आया है, और इंडिया रेटिंग्स ने कहा है कि फूड और बेवरेजेस की महंगाई, खाने के सामानों की महंगाई ने भारत में निचले तबके की, जो आय के आधार पर सबसे निचला तबका 50% वो तबका है जो इनकम लेवल में सबसे नीचे आता है, उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, और इसी महंगाई के कारण इनकी खपत और खर्च घटी है। अब यहाँ अगर आप पिछली खबर से तार जोड़ें, पिछली खबर में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे पैकेजिंग का कंज्यूमर इंडस्ट्री के लिए सामानों को बेचने के तौर तरीके बदल रहे हैं। यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि बाजार का एक बहुत बड़ा तबका, कंजम्पशन बाजार का, उपभोक्ता बाजार का एक बहुत बड़ा तबका, उसके लिए महंगाई सामान्य लोगों की तुलना में 40 से 50 बेसिस पॉइंट ज़्यादा है। यानी वो हमेशा 7%, 8% की महंगाई महसूस कर रहा है, जबकि सरकार के आंकड़ों में कभी वो 6.25%, कभी 6.10, 6.12, 6.15% दिखाई देती है। इनके लिए खाने पीने की चीज़ों की महंगाई सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है इन्हें, और यही वो महंगाई है जिसे रिजर्व बैंक भी अब जिद्दी मानने लगा है। अगर आप दूध की महंगाई देखें, अनाज की कीमतों में बढ़ोतरी देखें, स्पाइसेस देखें, मसाले देखें, तो इन्होंने पिछले 3 महीने 4 महीने में भारत में महंगाई के पूरे ढांचे को बुरी तरह बिगाड़ दिया है।
इस तबके को कोर इन्फ्लेशन उतना प्रभावित नहीं करती। कोर इन्फ्लेशन का मतलब जहां ऊर्जा और सर्विसेज की इन्फ्लेशन है, क्योंकि इसके अधिकांश बजट में, इसके अधिकांश एक्सपेंडिचर में सबसे बड़ा हिस्सा खाने पीने की चीज़ों का है। सर, अगला महंगाई का दौर कैसी संभावनाएं हैं बाजार में, मेडिकल क्षेत्र से आएगा? हाँ, ये माना जा रहा है कि मेडिकल सेक्टर से एक नई इन्फ्लेशन आने वाली है। जो मेडिकल डायग्नोसिस कंपनियां हैं उनकी तरफ से इस बात के संकेत दिए गए हैं कि वो अपनी सेवाओं की कीमतें बढ़ा सकती हैं। यानी अब आने वाले कुछ महीनों में अगर आप पैथोलॉजी पर टेस्ट कराने जाना चाहते हैं या ब्लड टेस्ट कराते हैं या स्कैन कराते हैं, इनकी दरें बढ़ सकती हैं। इस उद्योग की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि कोविड के पिछले 2 साल के दौरान कंपनियों के खर्चे भी बढ़े हैं, निवेश भी बढ़ा है और वो अपनी दरें नहीं बढ़ा पाई हैं। तो मेडिकल सर्विसेज में वैसे भी महंगाई है, दवाओं की कीमतों में, अस्पताल के पर्चे तो कोविड के दौरान ही महंगे हो गए थे, प्राइवेट डॉक्टर्स की फीस भी कोविड के दौरान बढ़ चुकी थी, लेकिन जो डायग्नोस्टिक का पार्ट था, जहाँ पैथोलॉजी का पार्ट था या लैब्स के खर्चों का हिस्सा था, उसमें भी अब बढ़ोतरी होने वाली इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। महंगाई का आंकड़ा जब अगले 2 महीने में शायद मेडिकल इन्फ्लेशन में भी, चिकित्सा की महंगाई में भी बढ़ोतरी को दिखाने लगेगा। और देखिए, महंगाई का दूसरा चेहरा ये है कि महंगाई भले ही उपभोक्ताओं की जेब को खाली कर रही हो, लेकिन अभी भी ऐसी स्थिति है कि किसानों को, यानी कि जो बेचने आ रहे हैं सामान, उनको उसका फायदा नहीं मिल पा रहा। ताज़ा उदाहरण अगर आप देखना चाहें तो प्याज को ले सकते हैं। कृषि उपज मंडियों में प्याज की कीमतों पर लगातार दबाव बना हुआ है। महाराष्ट्र की लासागांव मंडी, जो सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है प्याज के हिसाब से, 7 रुपये किलो के नीचे वहाँ भाव लुढ़क गया है। पिछले साल इस दौरान औसत भाव 25 रुपये प्रति किलो का था। सोचिए अब उस किसान के बारे में जिसने 25 रुपये का भाव देखकर फसल की होगी, और जब वो आज बेचने जा रहा है तो 7 रुपये किलो भी उसको भाव नहीं मिल रहा है। कीमतों में गिरावट की वजह ज़्यादा प्रोडक्शन है। फरवरी में भी भाव टूट गया था। इस साल प्याज की उपज बढ़ने की संभावना से बाजार में ये दबाव देखने को मिल रहा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, बैंकों से जुड़ी। आज फिर बैंक से जुड़ी हुई 2 खबरें। आप भी देखिए, शुरू से अंत तक कोई खबर ऐसी नहीं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, सबके साथ 2-2 खबरें जुड़ी हैं। बैंकों से जुड़ी पहली खबर यह है कि बैंकों ने लोन से जुड़े फ्रॉड की जानकारी रिजर्व बैंक को देने के लिए ज़्यादा समय मांगा है। पहले 7 दिन में ये जानकारी दी जाती थी आरबीआई को। अब बैंकों का कहना है कि इसे बढ़ाकर 1 महीना कर दीजिए, 1 महीने में हम ये जानकारी आपको देना चाहते हैं। सर, ये मांग की क्यों जा रही है? अब बैंकों का जो पूरा ढांचा है वो इतने क्विक फ्रॉड डिटेक्शन के लिए तैयार नहीं, इस बात के संकेत मिल रहे हैं, और इसीलिए बैंकों ने रिजर्व बैंक से कहा है कि वो फ्रॉड की सूचना के लिए उन्हें लंबा समय दे। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जो समझने वाली है इस पूरे घटनाक्रम में, कि रिजर्व बैंक ने पिछले कुछ महीनों में, अगर कहें आप 5-6 महीनों में, अपनी नियमों और प्रक्रियाओं में इतनी तेज़ी से बदलाव किया है कि बैंक उसके लिए अपने को तैयार करने में थोड़ी चुनौती महसूस कर रहे हैं। बैंकों का मानना है कि एक तो लोन फ्रॉड्स की रिपोर्टिंग लेट से उनके पास आती है, और दूसरी शायद बैंकों की तरफ से ये भी कहा गया है कि इसमें बहुत सारी एजेंसियाँ और भी इन्वॉल्व होती हैं, बाहर से बहुत सारी एजेंसियाँ काम करती, और उनसे सूचना जुटाना इतनी जल्दी संभव नहीं होता है। बैंकों ने आरबीआई के साथ अपनी ताज़ी बैठक में ये मामला भी उठाया है, और जो अभी एक मौजूदा फ्रेमवर्क रिजर्व बैंक ने बना रखा है, उस हिसाब से बैंकों को अपने जो क्लासिफाइड फ्रॉड अकाउंट्स हैं उनका पूरा डिस्क्लोजर करना पड़ता है, उनकी जानकारी देनी पड़ती है। हम लोग इस बारे में एक बार चर्चा कर चुके हैं कि एक सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन बनाई है आरबीआई ने, एक सूचनाओं का केंद्रीय भंडार तैयार किया है, जिस सूचनाओं के भंडार में ये सारी सूचनाएं भेजी जानी है, ताकि सारे बैंकों को ये पता चल सके कि फ्रॉड कहाँ हुआ है और कैसे हुआ है। इस बीच खबर यह भी है कि बैंकों ने और गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी एनबीएफसी ने डिजिटल लैंडिंग ऐप के साथ अपने करार खत्म करना शुरू कर दिए, क्योंकि इस तरह के करार को लेकर रिजर्व बैंक की तरफ से साफ दिशा निर्देश नहीं है। साथ में बैंकों और एनबीएफसी ने डिजिटल लैंडिंग ऐप्स को कर्ज देना भी बंद कर दिया है। बैंकों और एनबीएफसी से कर्ज लेकर डिजिटल लैंडिंग ऐप्स आगे ऊंचे ब्याज दर पर उठाते थे। अब आप सोचिए, जब कर्ज देने के लिए पीछे से कर्ज ही नहीं मिल रहा है, तो इनका जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो सूर्यास्त की तरफ है। और इसके अलावा भी रिजर्व बैंक भी लगातार इन पर सख्ती कर रहा है। चीन के कनेक्शन मिलने के बाद बहुत सारी ऐप्स को हटा दिया गया। उसके बाद अब बैंकों ने भी लोन देना बंद कर दिया, जिनके करार थे वो करार से पीछे हट रहे हैं। तो आप देखिए, ये शेडी इंडस्ट्री है जिससे सब अपनी दूरी बना रहे हैं। तो ये भी आप मान के चलिए कि डिजिटल लैंडिंग ऐप का फ्यूचर भी अब बहुत ज़्यादा ब्राइट फिलहाल तो नहीं दिख रहा है मौजूदा परिस्थिति में। अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ।
शुरुआत कहां से की जाए? शुरुआत एक बार फिर से की जाए अदानी ग्रुप के जो शेयर हैं उनकी आज क्या स्थिति है। टोटल पहले आंकड़ा समझिए कि जब से ये रिपोर्ट आई, 24 जनवरी का दिन था जब ये रिपोर्ट जारी हुई हिंडनबर्ग की, जिसमें आरोप लगाया गया अदानी ग्रुप पर एक तरीके से स्टॉक मैनिपुलेशन का, पारदर्शिता ना होने का। उसके बाद से अब तक अदानी समूह की कुल मार्केट कैप 11 लाख करोड़ रुपए घट गई। 11 लाख करोड़ रुपए का आप नोशनल लॉस मान सकते हैं। हालांकि इसमें सबसे बड़ा हिस्सा खुद अदानी समूह का होगा, क्योंकि 70% से ज़्यादा, 75% के आसपास तो हिस्सेदारी खुद ग्रुप के पास ही थी। आज क्या बाजार में हाल था? तो आज का बाजार में हाल ये था कि एसीसी और अंबुजा, पॉजिटिव खबर आई थी कि हिमाचल में दोनों कंपनियों के जो प्लांट थे सीमेंट, उनमें अब कामकाज शुरू हो गया। लेकिन ये खबर भी उत्साह नहीं भर पाई। एसीसी 1% से ज़्यादा टूटा, अंबुजा सीमेंट में भी करीब 0.25% की गिरावट देखने को मिली। अदानी एंटरप्राइजेस फ्लैगशिप कंपनी 3.5% नीचे थी। अदानी ग्रीन 5% का लोअर सर्किट लगा था। क्या थी इसकी कहानी, ये हम आपको बताएंगे। एक कंपनी अपर सर्किट में थी, वो थी अदानी पावर। कल भी अपर सर्किट था, आज भी अपर सर्किट है। हल्की तेजी अदानी पोर्ट्स के शेयर में भी देखने को मिली। लेकिन इसके अलावा अदानी टोटल, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी विलमेर, सब 2 में लोअर सर्किट और एक अदानी विलमेर 4% से ज़्यादा नीचे है। मोर और लेस अगर आप देखें तो हाल वही है कि गिरावट थम नहीं रही, बिकवाली थम नहीं रही, भरोसा बन नहीं रहा, भरोसा लौट नहीं रहा। इस बीच आपको अगर याद होगा, हमने आपको बताया था कि अदानी समूह का सब कुछ दांव पर है, भविष्य दांव पर है, कंपनी अपने को सिकोड़ रही है, कंपनी नई परियोजनाओं से किनारा कर रही है, पीछे हट रही है, और ऐसी खबरें हर दिन आ रही हैं। आज का घटनाक्रम देखिए ताज़ा क्या। आज का ताज़ा घटनाक्रम यह है कि सरकारी पावर ट्रेडिंग कंपनी पीटीसी में हिस्सा खरीद के लिए बोली नहीं लगाएगी कंपनी, ये कंपनी की तरफ से कहा गया। इसके अलावा अदानी ग्रीन ने यह कहा कि कारोबार विस्तार के लिए 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना को फिलहाल रिव्यू पर डाल दिया है। रिव्यू पर डाल दिया है मतलब कि सोचा जाएगा कि भाई बढ़ना है आगे या नहीं बढ़ना है, आगे काम करें या ना करें। सर, आपको लगता है कि ये दोनों ही खबरें अगर हम पढ़ें तो इसके डॉट वहीं से कनेक्ट होते हैं जिसकी संभावना, जिसकी आशंका मनी सेंट्रल पिछले 2 हफ्ते से लगातार अलग अलग कार्यक्रम में उठाता गया कि कंपनी को अपना कारोबार तो सीमित करना पड़ेगा। हाँ, क्रमशः उसी तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं, क्योंकि हम पहले पीटीसी की खबर को समझें। पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सरकार की ट्रेडिंग कंपनी है। इस ट्रेडिंग कंपनी में जो बिजली की ट्रेडिंग करती है, भारत में बिजली का एक एक्सचेंज है जहाँ बिजली बेची जाती है। इस कंपनी में जो सरकार की बिजली कंपनियां हैं, एनटीपीसी, एनएचपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इनकी हिस्सेदारी है। 4% इन चारों कंपनियों की हिस्सेदारी बाजार में बेची जा रही है, यानी 16% इक्विटी पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन की बाजार में बिकने के लिए आ रही है। एक किस्म का डिसइन्वेस्टमेंट था, सरकार का विनिवेश कार्यक्रम था। अडानी समूह को माना जा रहा था कि वो इस पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में बोली लगाएगा और उसके अंदर खरीदारी करेगा। माना जा रहा था इस 16% इक्विटी की वैल्यू करीब करीब $52 मिलियन के आसपास होगी। अडानी समूह की तरफ क्योंकि अडानी समूह बिजली क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ा है, उसने पिछले 2 साल में 6 अलग अलग बिजली परियोजनाओं को सक्रिय किया है और बिजली की बड़ा प्रोड्यूसर है, बैकएंड में कोयले से जुड़ा हुआ है, तो ट्रेडिंग में जाने की तैयारी थी। कंपनी की तरफ से कहा गया कि अब वो इसमें बोली लगाने में इंटरेस्टेड नहीं है। शो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने अपनी एक और विस्तार योजना, एक और क्षेत्र में जाने से अपने आप को पीछे खींच लिया। पावर ट्रेडिंग में अभी तक अडानी समूह नहीं था। पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में हिस्सेदारी के साथ किसी सरकारी कंपनी में सीधी हिस्सेदारी लेने का रास्ता अडानी समूह के लिए खुला था। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन सबसे ज्यादा दबाव में और सबसे ज्यादा चुनौती में फंसा हुआ क्षेत्र दिख रहा है। अगर आप अडानी समूह के पूरे बैगेज में देखें तो ये कंपनी या ये पूरा क्षेत्र, इस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा दबाव है कैपेक्स कम करने का। अडानी ग्रीन 10,000 करोड़ रुपए के अपने निवेश को रोकने या पीछे हटाने की बात कर रहा है। ये बात कहाँ से चली? ये बात यहाँ से आई, ऐसा मार्केट के सोर्सेज का मानना है कि जब 16 फरवरी को अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बॉन्ड्स के इन्वेस्टर से कंपनी की तरफ से बात की गई थी, और तब बॉन्ड्स के इन्वेस्टर जो काफ़ी बेचैन थे, एंशियस थे कंपनी की कर चुकाने की क्षमताओं को लेकर, और वहाँ कंपनी की तरफ से कहा गया था कि जो कमिटमेंट किया, जो हमने अपने भविष्य की विस्तार योजनाएँ बनाई हैं, या जो पूंजी खर्च जिसको कैपेक्स कहा जाता है, जिसकी योजनाएँ बनाई हैं, वो सब अभी बहुत एडवांस स्टेज पर है, बहुत प्राइमरी स्टेज पर है। इसे एडवांस स्टेज पर ले जाना है, इसे आगे हम नहीं ले जा पाएंगे। और ये सारा कैपेक्स कंपनी की तरफ से डिस्क्रिशनरी कैपेक्स कहा गया था, यानी कंपनी अगर चाहेगी तो इसे खर्च करेगी और उसे नहीं करेगी। तो 10,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा
हिस्सा जो अडानी ग्रीन की तरफ से निवेश किया जाना था उसे वापस लेने के संकेत मिल रहे हैं। ध्यान रखना होगा कि ग्रीन एनर्जी यानी रिन्यूएबल एनर्जी में अडानी समूह के स्टेक्स काफ़ी ऊंचे थे शुरुआत से, और हमने यहीं पर अडानी और अंबानी समूह के बीच में सीधी होड़ होते हुए देखी थी, चाहे वो सोलर एनर्जी हो या ग्रीन हाइड्रोजन हो। अब दूसरी तरफ देखें, अडानी और टोटल का एक जो फ्रांस की टोटल कंपनी है, एनर्जी कंपनी, उसका एक संयुक्त उपक्रम है, वो ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में अडानी समूह के साथ निवेश करना चाहता था। उस परियोजना को रोकने का या उस निवेश को फिलहाल टाल देने का फैसला भी हो चुका है। तो पहला बड़ा सेक्टर जहां अडानी समूह अपने को सिकोड़ रहा है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, जहां स्थायी तौर पर दिखाई देता है। दूसरा जो सेक्टर है जहां से एक बार एक कंपनी से वापस लेने की घोषणा समूह ने पिछले हफ्ते की थी, जब उसने डीबी पावर की यूनिट जो करीब 7,000 करोड़ का टेक ओवर पिछले साल किया गया था, उससे अपने आप को वापस कर लिया था और उसका भुगतान नहीं किया था। सड़क तीसरा क्षेत्र था जहां कंपनी ने कहा है कि वो नई परियोजनाओं में निवेश नहीं करेगी। तो जब तक ये परियोजनाओं से वापस निकलने का रास्ता नहीं निकलेगा तब तक कर्ज की देनदारियों पर कम नहीं होंगी, और जब तक देनदारियाँ कम नहीं होंगी बाजार में अडानी समूह को विश्वास हासिल करने में दिक्कत होगी। अगली बात यह है कि एक तरफ तो आप नई परियोजनाओं से हाथ पीछे खींच रहे हैं, जैसा अंशुमान जी ने बताया कि रोड नहीं बनाएंगे, पावर ट्रेडिंग में नहीं जाएंगे, बिजली का पावर प्लांट भी नहीं खरीदेंगे। ठीक है, आप नहीं खरीदेंगे तो सीधी सी बात है कैपेक्स आपके डिम होंगे, ग्रोथ पर असर पड़ेगा और आपको नए लोन भी नहीं लेने पड़ेंगे, ये भी लाजमी है। लेकिन दूसरे हाथ से यही समूह अपने कुछ पेमेंट्स भी निपटा रहा है। सोमवार को अदानी पोर्ट्स की तरफ से एसबीआई म्यूचुअल फंड को 1500 करोड़ रुपए की देनदारी चुकाई गई। यह भी कहा गया कि मार्च में 1000 करोड़ की और देनदारी है वो भी चुका दी जाएगी। एक अपडेट और है अदानी समूह से जुड़ा, जो मैंने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश में अदानी समूह की कंपनी अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट ने सीमेंट प्लांट 67 दिन से बंद कर रखे थे। अब वो चालू हो गए हैं, जो विवाद था वो निपट गया है। ट्रक यूनियंस के बीच और सरकार के बीच नए टैरिफ्स पर मान गए हैं वो लोग, और अब वहां पर प्रोडक्शन शुरू हो गया। हालांकि इस खबर ने भी आज उत्साह नहीं भरा शेयरों में, वो मैंने आपको बताया। अब बात यह है कि एक तरफ तो सर हम नए प्रोजेक्ट्स नहीं ले रहे हैं, दूसरी तरफ जो देनदारी ड्यू आ गई हैं उनका रीफाइनेंस नहीं हो पा रहा है या नए कर्ज उसके लिए नहीं मिले, तो उनको चुकाना ही एक विकल्प है और वो कंपनी चुका रही है। कहीं प्रीपेमेंट करने की कोशिश कर रही है जिससे भरोसा लौटे, कहीं ड्यू डेट पर उनको चुकाया जा रहा है। आपको ये लगता है कि कंपनी अब एक बहुत बड़े पुनर्गठन की तरफ आगे बढ़ रही है? इस बात के संकेत हैं और इस पर लगातार पिछले एक हफ्ते से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अडानी समूह अगर अपना विश्वास बाजार में साख है या जो चुनौती उससे बाहर निकलना चाहेगा तो रास्ता क्या होगा। तो अडानी समूह की तरफ से जो अब संकेत मिल रहे हैं बाजार के भीतर परोक्ष रूप से बाहर से, वो ये है कि कंपनी को एक बड़ी पुनर्गठन स्ट्रेटेजी पर काम करना पड़ रहा है, बड़ी पुनर्गठन रणनीति पर। और पुनर्गठन रणनीति क्या होगी? ये जो पिछले एक साल का बड़ा विस्तार हमने देखा था हर क्षेत्र में, पोर्ट टू ट्रांसपोर्ट और रोड, फूड, माइनिंग, इवन वाटर ट्रेड तक जाने की बात थी, वो सारी गतिविधियों को कंपनी को सीमित करना पड़ेगा और वो पुनर्गठन की कोशिश शुरू हो गई, जिसके संकेत हमें पिछले एक हफ्ते से मिलने शुरू हुए थे। पहले पावर जो सबसे बड़ा सेक्टर था जहां काफ़ी स्टेक्स आई थी, वहां स्टेक्स कम की गई हैं, ग्रीन में एनर्जी में स्टेक्स कम की गई हैं और रोड में कम की गई हैं। इसके साथ जो दूसरी चुनौती अडानी समूह के साथ है, जिस पर हम लगातार संकेत कर रहे हैं कि अडानी समूह लगातार तेजी से अपने जो कर्ज के भुगतान आ रहे हैं उन्हें चुकाने की कोशिश कर रहा है, ताकि बाजार में किसी और दूसरे तरीके की पैनिक या घबराहट ना फैले। इसको आप ये भी इस तरह से भी मान सकते हैं कि कर्ज के पुनर्गठन होने की संभावनाएं भी अब सीमित होती जा रही हैं, क्योंकि कर्ज का बोझ बहुत ज़्यादा है और कंपनी की साख को लेकर और खासतौर से एफपीओ विड्रॉ होने के बाद कंपनी की साख को लेकर कई सारी चुनौतियाँ बनी है। और उस एफपीओ को विड्रॉ कैंसिल होने के बाद अब कंपनी के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो अपने कर्ज तेजी से चुकाए, जो बॉन्ड्स आ रहे हैं उनको चुकाना शुरू करे। हो सकता है आने वाले कुछ समय में कुछ बड़े अनाउंसमेंट, बड़ी घोषणाएं आएँ जिनका असर हमें अडानी समूह के पुनर्गठन के तौर पर दिखाई दे। दूसरी तरफ ये भी संकेत है कि अडानी समूह अपनी पूरी रणनीति को, कानूनी रणनीति को, अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को भी बदलने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि इतने बड़े पुनर्गठन की तैयारी के बाद भी, पुनर्गठन के बाद भी क्या अदानी समूह वो अदानी समूह रह जाएगा जो अब से 2 महीने पहले था, जहां सारे बाजार विशेषज्ञ, जहां बहुत सारे निवेशक लगातार भरोसा बनाए हुए थे और इन्वेस्टमेंट करते जा रहे थे। बाजार किसी दिशा में जाए, अदानी समूह एक ही दिशा में जा रहा था। इस पुनर्गठन से वो भरोसा वापस लौटेगा नहीं लौटेगा ये देखना होगा, क्योंकि भविष्य की योजनाओं पर अगर आप अंकुश लगा रहे हैं तो सीधी सी बात है आपकी रफ्तार कम होगी और ग्रोथ पर भी असर पड़ेगा। दिन की दूसरी सबसे बड़ी खबर,
अंतरराष्ट्रीय बाजार, कमोडिटी हो या शेयर बाजार हो, एक बार फिर दम साधकर रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़े अपडेट देखने लगा है। ये बीते साल फरवरी की ही बात थी जब ये युद्ध शुरू हुआ था और उसके बाद बाजार में भूचाल आ गया था। चाहे कमोडिटी मार्केट हो, शेयर मार्केट हो, बाजार में हमने भूचाल आता देखा। अब दुनिया भर के शेयर और कमोडिटी बाजार में सनसनी एक बार फिर है। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कीव यात्रा पर पहुंचे। उसके बाद आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश के नाम संबोधन किया। ऐसी आशंकाएं फिर गहरा रही हैं कि एक बार कहीं युद्ध को हवा ना मिल जाए, और यही हुआ। देखते देखते जब ये भाषण आज रूस के राष्ट्रपति का शुरू हुआ तो क्रूड ऑयल की कीमत $82 कुछ सेंट के आसपास थी और भाषण खत्म होते होते ये $84 के ऊपर निकलकर दिन के ऊपरी स्तर पर, उच्चतम स्तर पर आ गई। ब्रेंट क्रूड का भाव $84 के करीब पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेस मेटल की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली। कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील, सबके दाम बढ़ गए हैं। अब देखना यह है कि कहीं ऐसी कोई परिस्थितियां तो नहीं बन जाएंगी कि युद्ध को की जो आग है उसको फिर से हवा मिल जाए। अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो इनका भारत के लिए क्या मायने हैं, दुनिया भर के बाजारों के लिए क्या मायने हैं, इस पर चर्चा शुरू करते हैं। सर, पहली खबर यही, पहले ही सवाल यही कि अब आगे परिस्थितियां आपको क्या बनती दिख रही हैं? बाइडेन की यूक्रेन यात्रा के साथ इस बात बाजार में काफ़ी बेचैन थे, क्योंकि एक साल हो चुका है युद्ध में और कमोडिटीज़ में और ख़ासतौर से कच्चे तेल की कीमतें तो $70-80 से ऊपर बनी हुई बहुत लंबे समय से। बाजार को ये लग रहा था कि पुतिन थक चुके हैं, नाटो थक चुका है, यूक्रेन थक चुका है और अब युद्ध से वापस लौटने की संभावनाएं बनेगी। बीच में शांति की चर्चाएं भी शुरू हुई थी। बाइडेन ने कल वहाँ पहुँच कर इस पूरे मामले में पश्चिम का और अमेरिका का एक बेहद सीधा टकराव वाला चेहरा सामने रखा। पुतिन इसके लिए पहले से ही तैयारी कर रहे थे, क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन को पूरी तरह से घेर कर युद्ध में की आग में फंसा रखा है। आज पुतिन का जो बयान आया, जो पुतिन का भाषण आया, उसके बाद बाजारों में हमें तेज घटनाक्रम घूमते दिखाई दिए। डाउ फ्यूचर्स में गिरावट आई। कच्चे तेल की कीमतें जो लंबे समय से 82-83 के आसपास घूम रही थी, 84 से ऊपर निकल गई, 85 की तरफ बढ़ना शुरू हुई हैं। बाजार इस समय ऐसी किसी एस्केलेशन से, किसी भी युद्ध की संभावना से बुरी तरह डरा हुआ है, क्योंकि बहुत मुश्किल से धीमे धीमे परिस्थितियां सुधरने की तरफ जा रही हैं। जहां यूरोप में महंगाई कम होना शुरू हुई है और अमेरिका में ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में चीज़ें बेहतर हो पाएंगी अर्थव्यवस्थाओं में। दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाएं भी पटरी पर आ रही थी, लेकिन अब फिर यूरोप में एक किस्म से बड़े जंग के और बड़े टकराव के बादल मंडराने लगे। अमेरिका के राष्ट्रपति का यूक्रेन पहुंचना प्रतीकात्मक रूप से बड़ा घटनाक्रम है, बड़ा टर्निंग पॉइंट है इस पूरी घटना के, और इसलिए बाजार बेहद दम साधे हुए इस पूरे घटनाक्रम को आगे देख रहा है कि अब यूरोप में जो युद्ध की बिसात है उस पर अगले मुहरे कैसे चले जाएंगे। सर, बाजार इसको किस तरह लेगा? बाजार इसको इस तरह से ले रहा है, क्योंकि अगर आप राजनीतिक रूप से देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जाने वाले हैं और ये माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी संभावनाओं को देखते हुए, अमेरिका में अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए अपने को आक्रामक दिखाने की कोशिश की है। एक महत्वपूर्ण फैक्टर इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि रूस लंबा युद्ध लड़ते लड़ते थक चुका है पिछले एक साल में। यूरोप के बाजारों को या यूरोप की अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचाने की जो कोशिश रूस की तरफ से की गई थी, उसके सीमित असर दिखाई दिए। रूस ने यूरोप की गैस बंद की तो यूरोप ने अपनी गैस का अरेंजमेंट कर लिया, ऑयल बंद किए तो ऑयल ने अपना अरेंजमेंट कर लिया। एक तरह से रूस की तरफ से यूरोप पर जो असर डालने की कोशिशें थी उनके सीमित नतीजे निकले। इधर दूसरी तरफ पश्चिम की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों के भी उतने ही सीमित असर नजर आए। ये माना जा रहा था कि अगर प्रतिबंध सख्त होंगे तो रूस का युद्ध करने की कोशिशें कमजोर पड़ेंगी, पर वैसा नहीं हुआ। अब ब्रिंक पर चीज़ें हैं। रूस की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह टूट चुकी, लड़ते लड़ते बुरी तरह टूटी हुई। आज पुतिन के भाषण से संबोधन से संकेत भी मिले कि वो भूख नहीं आने देंगे और खाने का संकट नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ यूरोप के देशों ने पिछले एक साल में, अमेरिका और यूरोप के देशों ने पिछले एक साल में कम से कम रूस पर अपनी निर्भरता तो खत्म कर ही दी है, और इसलिए उनके पास वो संसाधन है कि वो इस टकराव को निर्णायक मोड़ की तरफ ले जाएं। बाजार कूटनीतिक नजरिए से, रणनीतिक नजरिए से इस तरह से इसे देख रहा है। एक फैक्टर जो अंधेरे में है, जो
पर्दे में है वो चीन का है। और इसीलिए एंथनी ब्लिंकन ने शुरुआत में कहा था कि चीन और रूस अगर एक दूसरे की मदद करते हैं, चीन रूस की मदद करता है, तो परिस्थितियां काफ़ी विकट हो सकती हैं। चीन का रुख इस पूरे मामले में देखना ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर ये जंग और लंबी खिंचती है और नाटो की तरफ से, अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को और ज़्यादा ताकत दी जाती है युद्ध लड़ने के लिए, जो दी ही जाएगी क्योंकि बाइडेन की यूक्रेन यात्रा बेमकसद नहीं थी, तो रूस अपने मौजूदा संसाधनों के आधार पर इस युद्ध को लंबे समय तक नहीं लड़ सकता और उसे तब चीन की मदद की ज़रूरत होगी और वहाँ से ये रणनीति, ये युद्ध एक नया मोड़ लेगा। क्योंकि अब जिस स्थिति के ऑफेंसिव की बात हो रही है, जिस तरीके की बात हो रही है, उसमें रूस की आर्थिक क्षमताएं भी, रूस की सैन्य क्षमताओं में भी चुनौती दिख रही है। और इसलिए आज अगर पुतिन के भाषण को आप ध्यान से सुने और उसका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करें, तो पुतिन ने कहा नया उत्पादन करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, नई चीज़ें, नए हथियार बनाएंगे। ये सारी चीज़ें इस चुनौती को बता रही हैं कि पुतिन को अगर ये युद्ध अब लंबे समय तक खींचना होगा और संसाधनों की जो कमी है, क्योंकि तेल भी बिकना बंद है, गैस भी बिकना बंद है, तो पुतिन इस युद्ध में कैसे लंबे समय तक टिकेंगे। चीन की मदद के बिना शायद ऐसा संभव नहीं होगा। इसलिए बाजार थोड़ा ज़्यादा दबाव में और तनाव में है। शेयर बाजार जब इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और जब तक शाम तक देखेंगे, तब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के रुख हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। कल तक बाजारों का नज़रिया इस मामले में साफ होकर सामने आएगा कि बाजारों ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया की और अमेरिका की तरफ से पुतिन के भाषण पर क्या प्रतिक्रिया आती है। सर, अब इस सब का भारत के लिए क्या मायने? अगर मान लीजिए बाजारों में हलचल दिखती है, क्रूड ऑयल फिर खोलने लगता है, बेस मेटल में फिर तेजी दिखती है, तो भारत अभी जिस मौजूदा परिस्थिति में है उसके लिए क्या मायने? भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती इसमें है क्योंकि भारत ने बहुत मुश्किल से पिछले साल इसी समय अब महंगाई का, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का सबका विस्फोट देखा था। अब धीमे धीमे चीज़ें थोड़ा सा बेहतर होती दिखाई दे रही थी। महंगाई हालांकि अभी भी बनी हुई है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी अभी भी बनी हुई है, और अगर ये पूरा टकराव थोड़ा लंबा है, जिसकी खींचने की संभावना अब ज़्यादा दिखाई दे रही है और अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से या नाटो और ज़्यादा प्रभावी होकर इस युद्ध में उतरता है, तो इसका असर बड़ी आर्थिक अनिश्चितता के तौर पर सामने आएगा। मंदी पहले से ही मौजूद है, घोषणा तो पहले ही हो चुकी थी कि 2023 और 24 मंदी के साल होने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने, सबने कह दिया था भारतीय अर्थव्यवस्था 3 साल की न्यूनतम आर्थिक विकास दर की तरफ जाने वाली है। तो कम से कम एनर्जी प्राइसेस को लेकर, कोयला, गैस और तेल की कीमतों को लेकर तो बड़ा दबाव बनने वाला ही है भारतीय अर्थव्यवस्था पर। और इसके अलावा जो असर होंगे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में उतार चढ़ाव के, पूंजी की आवाजाही को लेकर, वो चुनौतीपूर्ण है। और खासतौर से ऐसी परिस्थिति में जब भारत अभी एनर्जी के साथ खाद्य महंगाई से भी जूझ रहा है, तो युद्ध किसी भी परिस्थिति में, शुभम, दुनिया की किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता। और खासतौर से इंटीग्रेटेड इकोनॉमी जब से आई है, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी आई है, तब से तो कहीं भी युद्ध हो छोटा सा, तो वो दुनिया के हर देश की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करता है। तो भारत के लिए इस युद्ध को लेकर अगर ये एस्केलेट होता है, अगर ये टकराव और ज़्यादा बढ़ता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर को एक और गहरी चोट इस साल खानी पड़ सकती है, जो कि अभी भी आंकलन ये है कि 6.5% अच्छे से 6.5% के बीच रहेगी। चलिए, अभी अदानी समूह का ये दूसरी ऐसी खबर है जिस पर लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे और कान लगा के हर खबर सुनते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मनी सेंट्रल झटपट। उत्तर प्रदेश के किसानों ने मांग की है कि आईबीसी के तहत इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया से गुजर रही शुगर कंपनी बजाज हिंदुस्तान की इंसॉल्वेंसी में उन्हें भी भागीदार बनाया जाए। इसके लिए किसानों के संगठन ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT में आवेदन किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बजाज हिंदुस्तान के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू की गई है। किसानों का तर्क है कि कंपनी के ऊपर उनका बकाया बचा हुआ है, ऐसे में उन्हें भी कंपनी के कर्जदाताओं की लिस्ट में शामिल किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है कि पाकिस्तान की सरकार को अगर देश चलाना है तो वहां पर अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाएं और गरीबों को सब्सिडी कम करें, खत्म करें, साथ में उन पर ज़्यादा टैक्स भी लगाना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो लोग ज़्यादा कमाई करते हैं उन्हें अर्थव्यवस्था में योगदान देने की ज़रूरत है। वहाँ पर ऐसी व्यवस्था तैयार करनी होगी जिससे सब्सिडी का फ़ायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले जिसको इसकी ज़रूरत है। IMF ने यह कहा और पाकिस्तान ने आज लग्जरी गुड्स और सर्विसेज पर टैक्स लगा दिया। सर, कोई टिप्पणी आपकी? पाकिस्तान में टैक्सेशन का नया दौर आया है और अभी पाकिस्तान की आज मौजूदा परिस्थिति ये है कि फूड और फार्मास्यूटिकल्स के अलावा, खाने की चीज़ों और दवाओं के अलावा पाकिस्तान में लगभग सारी ज़रूरी चीज़ों का आयात पूरी तरह बंद है। अभी भी IMF की तरफ से स्पष्ट रूप से $1.1 बिलियन के पैकेज को देने की घोषणा नहीं की गई है। नई शर्तें आई हैं जिनका पाकिस्तान को पालन करना पड़ रहा है।
ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल शाम को 7 बजे फिर आऊंगा नए संस्करण के साथ, और कल दोपहर 2 बजे खास मेहमान पवलीन वाजपेयी हमारे साथ जुड़ रही हैं म्यूचुअल फंड से जुड़ी आपकी क्वेरी को आंसर करने के लिए। अगर आपका कोई सवाल है म्यूचुअल फंड से जुड़ा है तो 9311121874 पर अपना सवाल तत्काल व्हाट्सएप कर दीजिए। मेल करना हो तो money9query@tv9.com पर करिए। अपना नाम, सवाल, शहर का नाम, मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा अगर मेल कर रहे हैं तो, ताकि हमारी टीम जुड़े और आपकी बात हमारी खास मेहमान से करा सके। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है